बिंदी भले ही ना है अलंकार, पर हमारी भाषा का श्रृंगार है। सुनने में है बेहद प्यारी और सुरीली, पर हमारी संस्कृति का तेज कटार है। गूंज में आप सभी का स्वागत है और जिस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो है हिंदी की अवनति और डिक्लाइन ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये हिंदी की जो दुर्गति है, ये कोई आज का कोई नया कुछ समस्या नहीं है। ये समस्या विगत पिछले कई दशकों से चली आ रही है, पर शायद अब तक जाकर किसी ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। हम बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं जिसको हिंदी में लिखना और पढ़ना बहुत पसंद है, और हम आए दिन कभी भी पढ़ने के लिए किताबें ढूंढने किसी भी दुकान पर, किसी भी पुस्तकों की दुकान पर जाते हैं और किताबें ढूंढते हैं साहित्य की या किसी और चीज की, तो क्या पाते हैं? हम यही पाते हैं कि जहां साहित्य की किताबें सजी होती हैं, उन काफी सारे सजे हुए अलमारियां होती हैं। उस पूरी दुकान के एक छोटे से हिस्से में आपको हिंदी का एक कोना मिलता है, वो भी बहुत पूछने पाछने पर कहीं जाकर आपको दिखाई देता है या मिलता है। और उस कोने में भी सिर्फ कुछ गिनी चुनी हिंदी साहित्य की किताबें मिलती हैं, वही पुरानी 50 और 1980 की दशक की पुरानी कहानियां, साहित्य, जो कि उस समय के दिग्गज लेखक जिनका नाम आज तक चला आ रहा है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त आदि आदि, इन्हीं तरीके के जो हमारे लेखक रहे हैं, उन्हीं की ज्यादातर पुस्तकें या साहित्य हमें देखने को मिलता है। अब इसे विडंबना ही ना कहेंगे तो क्या कहेंगे कि अपने ही देश में, अपनी ही भाषा की किताबों के लिए दुकान में सिर्फ एक छोटा सी जगह, और उसमें भी सिर्फ वो साहित्य, वो किताबें जो शायद ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में पढ़ ली है, और पूरी दुकान विदेशी और इंग्लिश भाषा में लिखी गई किताबों से भरी पड़ी होती है। ऐसा क्यों? हम हिंदी भाषी लिखने और पढ़ने वाले लोगों के लिए अपनी भाषा में चुनना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं लिखते हैं या अब हिंदी की किताबें आती ही नहीं हैं। गीतांजलि श्री करके अभी भी अपवाद मौजूद है हमारे समाज में, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ऊंचा नंबर नहीं है। बहुत गिने चुने हैं जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं। बहुत कम, संकुचित सा नंबर है। ऐसा क्या ही कारण रहा है कि 1950 और 80 के दशक में जहां इतने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, आपके मुंशी प्रेमचंद हुए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, आपके निराला जी हुए हैं, आपके एक मधुशाला जैसी जो लिखी है आपने, हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी द्वारा इतनी अच्छी मधुशाला, मधुबाला, ये महादेवी वर्मा जी, जो वो पुराने लेखक थे जिनके साहित्य में इतना दम था, जिनके अक्षरों में इतना दम था कि उनको पढ़ते थे तो अंदर तक वो लगती थी और हर एक इंसान पहचानता था, महसूस करता था उन शब्दों को। क्योंकि अपनी भाषा में लिखना, पढ़ना, समझना बहुत आसान होता है। तो ऐसा क्या हुआ है अचानक से कि इतनी गिरावट हमारे साहित्य में आई है? इतना एकदम स्वर्णिम युग जो था, और इतना स्वर्णिम जो हमारे लेखक थे, इतने अच्छे जो साहित्य पर लोग थे, जिनके पास इतने विचार थे, इतनी शब्दों की और ताकत थी, वो कहाँ समय के साथ वो कहाँ विलीन हो गए? कहाँ यही कारण रहे हैं? आइए उन प्रमुख कारणों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जब हमने अध्ययन करा तो ये पाया कि 2 कारण थे। पहला ऐतिहासिक,
और दूसरा तत्कालीन कारण। तो हम ऐतिहासिक कारणों से पहले शुरुआत करते हैं। पहला प्रमुख कारण जो ऐतिहासिक भी था वो था कॉलोनियल लेगेसी एंड लैंग्वेज हायरार्की, मतलब अंग्रेजों का शासन और इंग्लिश भाषा की प्रधानता। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया और कहीं ना कहीं अपनी भाषा के माध्यम से उन लोगों ने हमारे संस्कृति को नीचा दिखाने का कार्य किया। और धीरे धीरे हमारे मनों में, हमारे दिलों में ये बात गहराई करती चली गई कि हमारी भाषा हमारे रंगों की तरह, हमारे पहनावे की तरह अंग्रेजी से तुच्छ है। और वो धीरे धीरे हमारे जड़ों में इतनी गहराई तक फैल गई कि आज तक उसके सबूत हमारे मनों से गए नहीं हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ, जो है पार्टीशन एंड लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि देश का विभाजन और भाषाई राजनीति। समय के साथ जब आजादी के बाद हमारा बंटवारा हुआ देश का, तो हिंदी और उर्दू, जहाँ हिंदी उर्दू से ही निकल कर गई थी, उसकी जो जड़ों के शब्द हैं वो मूलत हिंदी से ही आए हैं। और एक ही साथ वो दोनों एक ही जगह आसपास फली फूली हैं। लेकिन विभाजन के समय इन दोनों भाषाओं को अलग रंग दे दिया गया। उर्दू की पहचान मुस्लिम और पाकिस्तान से जोड़कर देखी जाने लगी, वहीं हिंदी की पहचान हिंदुओं से और भारत से जोड़कर देखी जाने लगी। और इस तरह हमारी अपनी भाषाएं, जो लोग पहले हिंदी और उर्दू बहुत अच्छे से समझ लेते थे, दोनों ही भाषाओं को, वो धीरे धीरे सिर्फ एक ही भाषा की तरफ बढ़ते चले गए और एक दूसरी भाषा से बैर उनके मन में पनप गया। और समय के साथ बंटवारे से लेकर आज तक भाषीय राजनीति इतनी गहराई तक जम चुकी है कि उन्होंने हमारी संस्कृति को ही अंदर तक खोखला कर दिया। और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ विदेशी भाषाओं के अलावा किसी और भाषा को नहीं मिला। अगला हमारा प्रमुख कारण था डिक्लाइन ऑफ प्रिंटिंग कल्चर, यानी कि छपने वाली सामग्री की गिरावट। 1950 से 1980 के दशक में एक ऐसा समय था कि एक बहुत बड़ा पाठकों का वर्ग था जिनके लिए अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य छपते और बनते थे और लोग रुचि लेते थे, अपने दिन की शुरुआत ही पढ़ने से किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे हमारे घरों में टेलीविजन की दस्तक आई, लोगों की रुचि पढ़ने से जाती रही। अब वो अपने दिन की शुरुआत अखबार से नहीं, किसी साहित्य से नहीं, एक टीवी के मधुर गानों से करते थे और दुनिया की खबरें भी उसी से जानते थे। और धीरे धीरे हमारी लोगों की रुचि पढ़ने में घटती रही और उसके साथ ही घटती रही हमारा हिंदी साहित्य भी। अगला प्रमुख कारण रहा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ यूथ कल्चर, यानी हमारे युवकों का पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव। 1991 में जब हमारे देश ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, तो हमारे देश की संस्कृति की चार दीवारी में बंधे हुए युवक को एक खुला आसमान, खुला बाजार मिल गया था। अब उसका संपर्क हुआ हिप हॉप से, अंग्रेजी गानों से, बॉलीवुड की कहानियों से, और एक रोचक सा संसार उसकी आंखों के सामने था। अब उसको ये पुरानी साहित्य बेमानी सी और पुरानी सी लगती थी। अब तक अंग्रेजी सिर्फ शिक्षा का माध्यम था, लेकिन अब इन युवकों के विचार और कहानियां और सोच भी अंग्रेजी हो गई थी। उन्होंने हिंदी को एक दोयम दर्जे समझ लिया और उनके लिए अंग्रेजी एक बहुत उच्च भाषा बन गई थी, जो उनको उस मुक्त बाजार तक लेके जा सकती थी, उस संसार तक लेके जा सकती थी जिसको वो बहुत ही उच्च समझते थे। तो इसीलिए हमारी संस्कृति का, हमारी भाषा का धीरे धीरे विघटन हो गया। हमारा अगला प्रमुख कारण है नैरोइंग ऑफ लिटरेसी थीम्स, यानी कि विषयों का संकुचित हो जाना। समय के साथ हिंदी साहित्य अपने आप को
बदलाव की ओर नहीं ले जा सका। वो नई कहानियाँ, नई सापेक्ष में युवकों की जमाने की बातें, उनके मन की बातें करने में विफल रहा। वो वही अपने पुराने धर्रे, वही अपनी पुरानी राजनीति में लिपटी हुई बातें ही करता चला गया। वो देश की, दुनिया के आज के समय में जो हो रही चीज़ें थी उनको दर्शाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया और पाठकों की पसंद बदलती चली गई। जो हमारे पुराने महारथी थे उन्होंने उस समाज को जिसमें वो रहते थे बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया, लेकिन उनके बाद आए जो लेखक थे वो अपने समाज को दर्शा नहीं पाए। वो वही पुराने जो एक घटक बन चुके थे, जिसको उन्होंने मान लिया था कि यही शायद सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का तरीका है, वो वही तरीका अपनाते चले गए। उन्होंने नया कुछ अपनाया ही नहीं, उन्होंने वो हिम्मत अपनी लेखन में की ही नहीं जो उनको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। वो आपकी, मेरी, युवकों की, जमाने की, बदलते जमाने की और नई चुनौतियों की, देश के सामने आने वाली नई चुनौतियों की बातें करने में विफल रह गए, पीछे रह गए और उनके साथ ही पीछे रह गई हमारी भाषा भी। ऐतिहासिक कारण हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं वर्तमान कारणों की तरफ, जिनसे हमारे साहित्य को नुकसान हो रहा है। वर्तमान कारणों में हमारा पहला प्रमुख कारण है अनसेंसिबल बिहेवियर ऑफ स्कूल्स और स्कूलों का असंवेदनशील व्यवहार। ये बात तो आपसे या किसी से भी लुकी छिपी नहीं है कि आज के ज़माने में जब बच्चा जाता है तो उसके बस्ते में एक हिंदी की पुस्तक और ढेरों अंग्रेजी की पुस्तकें मिलती हैं। हमारे स्कूल जिसको शिक्षा का देवालय माना जाता था वो इंग्लिश भाषा को इतनी बुरी तरीके से बच्चों पर थोप चुके हैं कि उन्होंने इंग्लिश सिखाने के चक्कर में अपनी ही भाषा का गला दबा दिया है। क्या अंग्रेजी भाषा सीखने का मतलब ये है कि अपनी ही भाषा का गला दबा दिया जाए? क्या हिंदी और अंग्रेजी साथ में सीखना जरूरी नहीं है? और क्या ये मुश्किल है? नहीं किया जा सकता? क्या हमारी पहले जो हमसे आने वाली पीढ़ियां थी, क्या उन्होंने एक नहीं किया? क्या वो नहीं कर पाए? कर पाए और आने वाली भी कर लेंगी। लेकिन क्या सिर्फ हिंदी को सूली पर चढ़ाकर अंग्रेजी को बढ़ावा देना कहाँ तक सही है? क्या अपने ही देश में कहीं भी आपने किसी दुनिया में ऐसे होते देखा है कि सिर्फ अपनी ही भाषा का गला दबाकर दूसरी विदेशी भाषा को इतना बढ़ावा दिया गया हो? सब लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचा कर रखते हैं, लेकिन हमारा ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ स्कूलों जैसे देवालय में ही ये अपनी संस्कृति का, अपनी साहित्य का गला घोटने का कार्य आए दिन होता जा रहा है। यह प्रमुख कारण है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन की कमी। समय के साथ हमारी लेखकों को, जो हमारी साहित्य थी, उनकी सामग्रियों को प्रोत्साहन नहीं मिला जितने की वो उनको ज़रूरी थी। बहुत सारी हिंदी कहानियाँ, कविताएं, सामग्रियाँ हैं हमारे देश में जिनको अनुवाद अगर कराया जाए और पूरी दुनिया में उनको बांटा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो और हमारी साहित्य की तरफ भी लोगों का आकर्षण बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भाषाओं में लिखें, लेकिन वो प्रोत्साहन नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता है। एक हिंदी लेखक को कोई पब्लिशर मिलना, संपादक मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि दुकानों तक पर भी लोग हिंदी किताबें ज़्यादा रखना पसंद नहीं करते क्योंकि बिकती नहीं है। तो इन्हीं दम घोटू जो चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं वो धीरे धीरे हिंदी में, अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने वाले लेखकों का दम तो घोट ही रही है, पर हमारी साहित्य, हमारी भाषा का भी दम घोट रही है। अगला प्रमुख कारण है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया का प्रभाव। आज के समय में हर किसी के फ़ोन में सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी में लिखना पसंद करते हैं क्योंकि लिखने में तेज़ी होती है और बहुत दूर तक फैलती है। अगर आपने कोई ट्वीट करा है, कोई सामग्री लिखी है, कोई मीम बनाया है, कोई व्लॉग करा है, कोई पोस्ट करा है, कोई बात लिखी है, अगर आप उसको अंग्रेज़ी में लिखेंगे, एक तो जल्दी लिख पाएंगे
क्योंकि हिंदी को लिखना या फ़ोन में टाइप करना बहुत मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अंग्रेज़ी को जल्दी से टाइप कर दिया जाता है और उसके दूरगामी प्रभाव भी देखे जाते हैं, यानी कि दूर तक समाज में, दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। अगर कोई भी हिंदी में लिखेगा तो ट्रांसलेट करके देखना पड़ता है, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं करना पसंद करते हैं। तो दूसरी, आपकी बात आसानी तक पूरी दुनिया में फैलाई जा सके, इसलिए लोग अंग्रेज़ी को चुनते हैं, ना कि हिंदी को। और यही कारण है कि हिंदी भी डेली के बोलचाल से भी अब जाती जा रही है। अगला प्रमुख कारण है लिमिटेड एक्सपोजर एंड मार्केटिंग, यानी कि जो हिंदी में लिखी हुई किताबें होती हैं, बेशक वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उचित पाठकों तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि पहले संपादक नहीं मिलते, फिर कोई दुकान में उसको रखना नहीं चाहता, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय लेखक, हिंदी के लेखक पीछे रह जाते हैं और शौकिया लेखक बनकर रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी उनके कार्य को देखना पढ़ना ज़रूरी नहीं समझता। बहुत सारे हिंदी पाठक भी ऐसे हैं जो उनको कभी पता ही नहीं चल पाता कि किसी छोटे से लेखक ने कहीं गांव में बैठकर बहुत अच्छा कुछ लिखा है, क्योंकि उस बेचारे की पहुंच ही नहीं है कि वो अपनी बात को पहुंचा पाए, उस पाठक तक अपने सामग्री को पहुंचा पाए, एक्सपोजर मिल सके, उसको मार्केटिंग मिल सके, उसको पहचान मिल सके, उसकी सामग्री को, उसके लेखन को। और ये एक प्रमुख कारण बन चुका है कि अगर कोई हिंदी में लिखना भी चाहता है तो वो लिख नहीं पाता है। प्रमुख कारण है डिजिटल डिसरप्शन विदाउट मॉडिफिकेशंस, यानी कि हिंदी साहित्य का सही ढंग से डिजिटल दुनिया में ना मिल पाना। आजकल की दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती दुनिया है, जो कि ऑनलाइन कहानियाँ, लिटरेचर, साहित्य और बहुत कुछ ऑडियो बुक्स के फॉर्म में आपको एक उंगली के इशारे पर मिल जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं सामग्री में, साहित्य में, जो कि हिंदी साहित्य की चीज़ों में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंग्लिश के साथ ये बहुत ही सरल काम होता है, इसलिए संपादक, इनको बनाने वाले भी हिंदी की जगह अंग्रेज़ी को चुनना पसंद करते हैं, उसकी सरलता की वजह से। और यही सरलता एक प्रमुख कारण है कि आज के ज़माने में हिंदी की लिपि देवनागरी से रोमन में कर देने की फरमाइश भी कुछ लोग करते हैं, जो विडंबना से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो यही हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है, यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी और आप भी इस वीडियो के बाद इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के लेखन पर भी नज़र डालेंगे और उनको पढ़ने की और प्रोत्साहन करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।